तो आज हम देखेंगे कि नोट्स कैसे बनाएं। अब जो नोट्स हैं वो नाटक के अलग बनेंगे, उपन्यास के अलग बनेंगे, संस्मरण के अलग बनेंगे, यूनिट 10 के जो हैं वो अलग बनेंगे और कहानी के अलग बनेंगे। और आपको थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो हमने इस क्लास में अभी आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं आगे। तो आज हमने नोट्स नाटक के लिए अंधेर नगरी के देखिए। सबसे पहले तो देखेंगे कि नाटक में कितने अंक होते हैं। तो नाटक में, इस नाटक में, अंधेर नगरी नाटक में 6 अंक हैं। तो प्रथम अंक क्या है? ब्राह प्रांत। अब ब्राह प्रांत के साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी जो ब्रैकेट में चीज़ें लिखी हुई है वो भी पूछ लेते हैं कि महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। लास्ट टाइम अभी के अभी जो एग्ज़ाम हुई थी जुलाई में, सॉरी अगस्त में, तो उसमें ये पूछा गया था कि जो तीसरा अंक है वो कौन सा है। तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तीसरा अंक कौन सा है। तो आपको उस समय आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा है। आपको वो पूरे पक्की तरह से लर्न होना चाहिए कि तीसरा अंक कौन सा होगा। कभी कभी सीरियल वाइज पूछ लेते हैं, तो अक्सर हम क्या करते हैं, सीरियल वाइज लर्न करके जाते हैं। तो हमको ऐसे बिना देखे आना चाहिए कि तीसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पांचवा कौन सा है। फिर दूसरा अंक क्या है? बाज़ार। अब बाज़ार में ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है बुक में। और जो तीसरा अंक है वो है जंगल। जंगल है। फिर महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 3 अंक कंप्लीट हुए। इसके बाद हम देखेंगे कि चौथा अंक क्या है। तो चौथा अंक है राजसभा। राजसभा में क्या बोल रहे हैं कि राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। ठीक है। फिर पांचवा अंक अरण्य है। इसमें गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं और राग काफ़ी। अब जो ये राग काफ़ी है, ये किस में, ये पूछ सकते हैं कि राग काफ़ी कौन से अंक में आया है, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने कविता में पूछ लिया था कि राग काफ़ी कौन से अंक में आया है, राग लेवानी किस लावनी कोस में आया है। तो वो सब कविताओं में होते हैं, पर इसमें नाटक में भी राग काफ़ी आया है। अब छठा अंक जो है वो शमशान है। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। तो अभी हमने देखा कि अंक अंक कैसे हैं, कैसे लर्न करने हैं और कौन कौन से अंक हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 6 अंक हैं। पहला है ब्राह प्रांत, दूसरा है बाजार, तीसरा है जंगल और चौथा है राजसभा, पांचवा अरण्य है और छठा है शमशान। अब आगे देखेंगे। अब आगे ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो पात्र आए हैं इसमें, कि पहले पात्र कौन सा आया है। तो दूसरे अंक में सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले कबाब वाला आता है, फिर घासीराम आता है। अब घासीराम कौन है? तो चने बेचने वाला जो है वो घासीराम है। फिर नारंगी बेचती है, हलवाई आता है। कुंजनिन कौन है? तो वो सब्जी बेचते हैं। मुगल आता है। फिर पाचक वाला आता है जो चूरन 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 ले लो, चूरन करता है। और फिर मछली वाली आती है। फिर जात वाला आता है जो बोलता है, जात वाला कौन है? ब्राह्मण है, वो बोलता है जात ले जा जात। अंत में कौन आता है? बनिया। तो अब आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पहले कौन सा आया है, कबाब वाला आया है, घासी वाला। ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से कौन सा भी कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। 10 वाला भी पहले लेके आ जाएंगे, 6 वाला पूछ लेंगे, 7 वाला। तो आपको सीरियल वाइज लर्न करना है। कबाब वाला, घासी वाला, घासीराम, नारंगी वाली, हलवाई, कुंजिन, मुंगल, पाचक वाला, मछली वाली, जात वाला और बनिया। ठीक है। तो हमने देखा कि ये कैसे बनेंगे। तो आपको ये नोट्स बनाने ही हैं ताकि आप एंड टाइम में सिर्फ यही पढ़ के जाएं और आपको लर्न हो जाए कि आखिरी में कौन आया है, या पहले कौन आया है, या बीच में कौन आया है। ठीक है, सीरियल वाइज कैसे हुआ है ये सब। अब आगे हम देखते हैं। अब भूमिका से जो मोस्ट आईएमपी है, भूमिका से क्वेश्चन बनता ही है। कभी वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेंगे, असर्शन और रीज़न में क्वेश्चन पूछ लेंगे। यहाँ आपको 5 और 6 ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। तो भूमिका वैसे बहुत बड़ी है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे 2 पेज की रखी है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो हम देखते हैं इसकी भूमिका। भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में एक नए युग के निर्माता के रूप में याद किए जाते हैं। भारतेंदु
युग का अर्थ है 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अब ये पहला ही आ गया ऑप्शन कि भारत हिंदू का अर्थ क्या है, तो वो पूछ लेंगे 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। आपको कंफ्यूज करेंगे कि है कि नहीं। अगर आपने भूमिका पढ़ी होगी तो आपको पता रहेगा कि 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। ठीक है, 1850 में भारत हिंदू का जन्म हुआ। एक ऐसे संपन्न परिवार में हुआ जिसमें राजभक्ति की अपनी परंपरा थी। तो पहला तो यही मेन रोड है कि भारत हिंदू युग का अर्थ क्या है, तो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, इसको नोट कर लेना है हमको। फिर हम देखेंगे कि भारत हिंदू का जन्म कब हुआ, तो 1850 में हुआ, सेकेंड पॉइंट। फिर हम थर्ड देखेंगे कि 1868 में भारत तेंदु ने कविवचन सुधा का प्रकाशन आरंभ किया। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फिर क्या है कि उन्होंने कौन कौन सी उन्होंने नाम और रूप बदलकर अन्य पत्रिकाएं भी प्रकाशित की, जिसमें हरिश्चंद्र मैगजीन है, हरिश्चंद्र चंद्रिका है, नवोदिता, हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो इन्होंने 3 पत्रिकाएं प्रकाशित की नाम बदलकर, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और नवोदिता हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, यह सिलसिला उनका जीवन भर चला। अब 1873 में भारत तेंदु ने घोषणा की, किस चीज़ की, तो हिंदी नई चाल में ढली। कब करी, 1873 में भारत तेंदु ने घोषणा की कि हिंदी नई चाल में चली। तो ये उनका कौन सा पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम फिफ्थ पॉइंट क्या देखेंगे। 23 मार्च 1874 में कविवचन सुधा में भारत तेंदु का प्रतिज्ञा पत्र छपा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा न पहनेंगे। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। ठीक है ना। तो हमने इस स्पीच में क्या देखा कि सबसे पहले भारत तेंदु का अर्थ क्या है, तो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। फिर सेकंड पॉइंट देखा कि 1850 में भारत तेंदु का जन्म हुआ। थर्ड पॉइंट देखा कि 1868 में भारत तेंदु ने कविवचन सुधा का प्रकाशन किया। फिर उन्होंने नाम बदलकर, फोर्थ पॉइंट है कि 3 पत्रिकाएं प्रकाशित की, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और नवोदिता हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, और फिर फिफ्थ पॉइंट है कि 1873 में भारत तेंदु ने घोषणा की कि हिंदी नई चाल में चली, और 1874 में कविवचन सुधा में भारत तेंदु ने एक प्रतिज्ञा पत्र छापा, जिसमें लिखा था कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे। तो हमने यहाँ पे 5 पॉइंट्स देखे। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम इसमें देखेंगे कि अब वो क्या कहते हैं कि उन्होंने निबंध, नाटक और उपन्यास भी लिखे, कविताएं भी लिखी, समसामयिक विषयों पर टिप्पणियां भी लिखी, अनुवाद भी किए, अपना एक लेखक मंडल, फिर लगभग अपना स्वतंत्र रंगमंडल भी बनाया, यात्राएं की, नाटक खेले, जनता के कष्टों की गाथा शासकों तक पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की। राजभक्ति के परंपरा निर्वाह के बावजूद उन्होंने जनता को सचेत करते हुए लिखा कि निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति का मूल। कि जो निज भाषा है वही उन्नति का एक मूल है, सभी उन्नतियों का। ठीक है, सब उन्नति से भारत तेंदु की मुख्य चिंता क्या थी कि नव जागरण किया जाए। नव जागरण का आरंभिक स्वर घुला मिला था, मतलब कि सब चीज़ों में उनको, उनमें क्या दिखाई देता है कि वो नव जागरण करना चाहते थे। फिर भारत तेंदु की जो विचारधारा थी वो सामाजिक दृष्टि का प्रातिनिधिक नाटक जो उन्होंने लिखा था अंधेर नगरी, 1881 में लिखा गया। कब लिखा गया अंधेर नगरी? 1881 में। और 1885 में भारत तेंदु की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है 1885 में भारत तेंदु की मृत्यु हो गई। फिर वो क्या बोल रहे हैं, इस युग में निर्माता लेखक को कुछ 35 वर्ष का जीवन मिला था, और इन्हीं 35 वर्ष की उम्र में उनको कई द्वंद्वों से गुजरना पड़ा था। राजभक्ति, देशभक्ति का द्वंद्व, वैष्णवता, आधुनिक प्रगतिशील विचारधारा का द्वंद्व आदि। अब रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, कभी कभी ये कोर्ट में पूछ लेते हैं कि रामविलास शर्मा कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको अपने 2 मार्क्स पक्के करने हैं तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो रामविलास शर्मा कहते हैं, वास्तव में ऐसा सजीव और चेतना युग हिंदी में एक ही बार आया है। क्या बोल रहे हैं, वास्तव में ऐसा सजीव और चेतना युग हिंदी में एक ही बार आया है। ठीक है,
अब हम आगे देखते हैं। ये भूमिका कंप्लीट की हमने 2 पेज की, अब हम प्रथम अंक पे चलते हैं। ठीक है, अब आपको प्रथम अंक देखो, पहले मैंने कहा था ना प्रथम अंक में क्या है, तो प्रथम अंक में इन्होंने बताया है कि ब्राह्य प्रांते और महंत जी जो हैं 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। ठीक है ना, तो हमको ये याद रखना है कि जो पहला अंक है वो क्या है, ब्राह्य प्रांते और महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। तो सब क्या गाते हैं, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम जे राम के भजे से गनिका तर गई, राम के भजे से गिद्ध गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिन सबई नसाई। ये कौन गाता है, सब गाते हैं ना, महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं और वही सब में बताया कि सब बोल रहे हैं। ठीक है, कि राम के नाम से दोनों नयन बिन, सूरदास भय कवि कुल राई। अब महंत क्या बोलते हैं कि बच्चा बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है, देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या बोल रहे हैं नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय बहुत ही सुंदर है, जो है सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद होए। अब फिर महन बोलते हैं, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाए। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे कि गोवर्धन दास कहाँ जाता है, तो गोवर्धन दास पश्चिम की ओर जाता है और नारायण दास पूरब की ओर जाता है। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले श्री शालग्राम जी का बालभोग सिद्ध हो। ठीक है, शालग्राम जी का एक पॉइंट ये हमको मिला है कि यहाँ पे शामग्राम जी का बालभोग सिद्ध हो। फिर गोवर्धन दास बोलते हैं, गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ, यहाँ के लोग तो बड़े मालवाड़ दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। अब महन बोल रहे हैं, बहुत लोभ मत करना देखना, हाँ लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं जा कीजिए या मैं नरक निदान। ये कौन बोलता है, ये महंत बोलता है और पहले अध्याय में ही बोलता है, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान। महंत कौन है, गुरु जी हैं। लोभ कभी नहीं कीजिए। अब कभी भी कुछ भी एक उपदेश आए तो अगर हमको इतनी सारी चीज़ें याद नहीं होती कि हम ये वाला कोटेशन किसने बोला था, तो हम ये जब भी कोई सीख कोई देता है तो गुरुजी देते हैं, तो महंत कौन है, तो महंत गुरुजी हैं। ठीक है, तो लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आपको ये क्लास कैसी रही बताइए।